करीम, तुमने कहा ना कि अर्जुन भी मुंबई में ही है, तो वो क्या कर रहा है? वो पापा के साथ है या उसे भी सबके बारे में कुछ नहीं पता? शान ने जब करीम से ये सवाल किया तो करीम अपनी जगह पर उठकर बैठ गया। उसे कुछ देर पहले तबेले में देखा हुआ नजारा याद आ गया था। करीम पहले से ही नील को पसंद नहीं करता था और अब जब उसे नील और अर्जुन भाई के रिश्ते का अलग एंगल दिखा तो बेचारा करीम कंफ्यूज हो गया। करीम ने शान से नील की शिकायत करते हुए कहा, अरे शान भाई, क्या बताऊं, उस रईस जादे रावण ने सारा बेबी के साथ साथ अपुन के अर्जुन भाई को भी फंसा दिया है। आज सुबह तो मैंने देखा कि वो रईस जादा रावण और अर्जुन भाई तबेले में गले मिल रहे थे। करीम ने उस इंसिडेंट के बारे में शान को कुछ इस तरह बताया जैसे कोई चाची या मौसी मोहल्ले की जवान लड़कियों के बारे में चुगलियां करती हैं। करीम की कही ये बात सुनकर शान की हंसी निकल गई। वो अपनी आंखों के सामने उस नजारे को सच में इमेजिन कर पा रहा था। इस बारे में सोचते हुए शान ने दिल ही दिल में कहा, ये करीम भी ना राई का पहाड़ बना देता है। चलो, ये तो अच्छा है कि अर्जुन हमारे हीरो के सपोर्ट में है। मुझे कुछ देर बाद अर्जुन के साथ इस बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। क्या दिन आ गए हैं यार, मैं खुद सारा की इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा हूं ताकि उसकी शादी हो जाए, और वो भी किसी और के साथ। एनीवेज, कोई बात नहीं, वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड होने से पहले मेरी दोस्त भी है। शान जितना सॉर्टेड और क्लियर लड़का था, शायद ही कोई इस सिचुएशन में उसके जैसा बिहेव कर पाता। शान ने फिर करीम को रेस्ट अश्योर्ड करते हुए कहा, ठीक है करीम भाई, आपने ये बहुत अच्छा किया कि मुझे इस सब के बारे में बता दिया। शान ने ये बात करीम से किसी अलग ही मतलब से कही थी, लेकिन हमारा भोला करीम इतना तो नहीं समझ सकता था। उसने शान से फॉर्मेलिटी ना दिखाते हुए कहा, अरे क्या शान भाई, अपुन को शर्मिंदा कर रहे हो? ये तो अपुन का ड्यूटी ही है ना। तो फिर अब ये बताओ, आप मुंबई कब आ रहे हो? करीम ने दिल ही दिल में इस बात को एज्यूम कर लिया था कि अब शान वापस घर आने वाला है, और शान के मुंबई में वापस आने के बाद नील सबरवाल नाम के उस लड़के का पत्ता अपने आप कट जाएगा। अपने इस ख्याली पुलाव को बनाते हुए करीम को बहुत चैन मिल रहा था, लेकिन शान ने जब करीम का ये सवाल सुना तो उसके चेहरे की रौनक ही गायब हो गई। भले ही अब तक शान इस बारे में श्योर था कि उसे इस सिचुएशन में सारा की मदद करनी थी, लेकिन वापस मुंबई जाने के बाद सारा और उसके बॉयफ्रेंड को फेस कर पाना, शान इतना भी बहादुर नहीं था। 1 मिनट के लिए शान का दिमाग सुन्न हो गया था। उसने अपने आप को शांत करने की बहुत कोशिश की, और फिर कुछ लंबी सांसें लेने के बाद भी शान को ठीक नहीं लग रहा था। फोन की दूसरी तरफ से करीम बार बार उसके शान भाई का नाम पुकारे जा रहा था। शान ने फिर एक गहरी सांस भरी और करीम से कहा, करीम भाई, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। अभी यहाँ पर बहुत नेटवर्क इश्यूज हैं, आप ख्याल रखना। और करीम का जवाब जाने बिना ही शान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। शान के साथ जो भी हो रहा था काफी नेचुरल था। पिछले कई सालों से शान यही कंसिडर कर रहा था कि कभी न कभी सारा और उसकी शादी होने वाली थी। वो अपने फ्यूचर को हमेशा से ही सारा के साथ इमेजिन करते हुए आया था, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में उसे सारा के फैसले के बारे में पता चला था, शान को एक शॉक लग गया था। शान ने अपनी असली फीलिंग्स को अब तक किसी से भी शेयर नहीं किया था, यहाँ तक कि शान शालिनी के सामने भी नॉर्मल होने का ही प्रिटेंड किया करता था। लेकिन आज जब करीम ने शान से मुंबई वापस आने के बारे में पूछा तो उसे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि आज या फिर कल उसे सारा और उसके बॉयफ्रेंड से मिलना ही होगा। आफ्टर ऑल, शान और शालिनी का इस दुनिया में मलिक फैमिली के अलावा कोई भी नहीं था, तो कभी ना कभी शान को मुंबई लौटना ही था। कुछ देर तक इस बारे में सोचने के बाद शान ने अपने आप को शांत कर लिया था। उसने खुद को समझाते हुए कहा, शान, काम डाउन। दुनिया में हर रोज 13,500 लोग ब्रेकअप करते हैं, तू कोई स्पेशल नहीं है। इस बात पर इतना सैंटी होने जैसा कुछ नहीं है, ब्रेकअप ही तो है। अभी तुझे इस सब को सोचने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे अर्जुन के साथ भी बात करनी है। और इस तरह से शान अपने आप को धीरे धीरे मूव ऑन होने के लिए तैयार कर रहा था।
जिंदगी में हर प्रॉब्लम आसान लगने लगती है। हमें बस अपने आप को फंसाना पड़ता है, खुद से ये कहना पड़ता है कि इट्स नॉट अ बिग डील, और बस देखते ही देखते हमें पता भी नहीं चलता कि हमने कब उस प्रॉब्लम को हरा दिया। वैसे फिलहाल कोई और था जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा था, और वो कोई और नहीं, सारा थी। दोपहर से रात होने को आई थी, लेकिन अब तक नील ने सारा को कॉल नहीं किया था। सारा बार बार अपने मोबाइल की तरफ देखे जा रही थी। नील के बारे में सोचते हुए सारा ने दिल ही दिल में कहा, पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन मुंबई आने के बाद नील बहुत बदल गया है। पहले तो घर में ना रहते हुए वो किसी होटल में रह रहा है। पूरे दिन जब हम घूम रहे थे तब भी नील का कोई अता पता नहीं था, और अब तो नील डिनर पर भी नहीं आया। नील के बारे में सोचकर सारा बहुत परेशान हो रही थी, और इसी वजह से वो किसी के साथ ज्यादा बातें भी नहीं कर रही थी। सारा की ऐसी हालत को देखकर शबाना बुआ जी को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने देखा कि सारा ने अच्छे से खाना भी नहीं खाया था। अपनी प्यारी भतीजी के लिए फिक्रमंद होते हुए शबाना बुआ जी को अब नील पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने अपने आसपास देखा तो अर्जुन किसी फाइल में अपना सिर घुसाए बैठा था। शबाना बुआ जी ने अर्जुन को इशारे से किचन में बुलाया। अर्जुन पहले तो कंफ्यूज हो गया कि शबाना बुआ जी उससे इतने सीक्रेटिवली क्या डिस्कस करना चाहती थी। इस बारे में सोचते हुए अर्जुन ने मन ही मन में कहा, अब क्या मुसीबत आ पड़ी है पता नहीं। ये बुआ जी बुला रही है, मतलब कोई चुगली वाली बात ही होगी। कोई नहीं, थोड़ी देर के लिए ये सब एंजॉय कर लेता हूं। और यही सोचते हुए अर्जुन ने शबाना बुआ जी को किचन तक फॉलो किया। शबाना बुआ जी ने अर्जुन से सवाल करते हुए कहा, अर्जुन, वो लड़का सारा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। मुझे तो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। शबाना बुआ जी किसी के बारे में बहुत गुस्से से बात कर रही थी, लेकिन अर्जुन ये समझ ही नहीं पाया कि वो एग्जैक्टली किसे डांट लगा रही थी। तो इसलिए अर्जुन ने आंखों से सवालिया अंदाज में अपनी शबाना बुआ जी की तरफ देखा। शबाना बुआ जी ने फिर अपनी बात को क्लियरली कहा, ऐ मेरे खुदाया, अर्जुन, तुम इतने बड़े हो गए हो लेकिन अभी भी कुछ नहीं समझते। वो लड़का जिससे सारा शादी करना चाहती है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उसे हमारी बच्ची सारा की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। आज तो वो खाना खाने के लिए भी नहीं आया, और उसके ना आने से सारा का भी खाने पर ध्यान नहीं था। जितना गुस्सा बुआ जी को नील पर था, उससे कई ज्यादा उन्हें सारा के लिए बुरा लग रहा था। अर्जुन से ये सब कहते हुए शबाना बुआ जी की आंखों में आंसू आ गए थे। जब अर्जुन ने शबाना बुआ जी की ये शिकायत सुनी तो वो भी परेशान हो गया। फर्क बस इतना था कि वो सारा के लिए नहीं बल्कि नील के लिए परेशान हो रहा था। जब से मलिक सरकार नील को अपने साथ लेकर गए थे, अर्जुन को नील की कोई भी खबर नहीं मिली थी। नील के लिए वरिड होते हुए अर्जुन ने मन ही मन में कहा, अरे हाँ, नील से तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई। पता नहीं बेचारा कहाँ होगा, शायद खाना भी नहीं खाया होगा उसने। जब शबाना बुआ जी ने देखा कि उनके सवाल का जवाब दिए बिना ही अर्जुन किसी सोच में डूबा हुआ है, तो उनका मुंह बन गया। उन्होंने अर्जुन के कंधों को हिलाते हुए कहा, पागल लड़के, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ और तू है कि अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है। क्या हुआ? अर्जुन को कुछ ही देर में एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मीटिंग अटेंड करनी थी, तो इसलिए वो खुद जाकर नील को खाना नहीं खिला सकता था। जब वो इसी बारे में सोच रहा था तो उसे एक आइडिया आया। अर्जुन ने अपनी शबाना बुआ जी को सब कुछ सच सच बताने का फैसला किया। उसने कहा, बुआ जी, ऐसी बात नहीं है कि उसे सारा की फिक्र नहीं है। उल्टा वो बेचारा तो पापा की हर शर्त को चुपचाप मान रहा है, क्योंकि वो घर में झगड़ा नहीं करवाना चाहता। अर्जुन की कही ये बात सुनकर शबाना बुआ जी दंग रह गईं। उन्होंने अर्जुन से सवाल करते हुए कहा, अर्जुन, तुम ये क्या कह रहे हो? थोड़ा साफ साफ बताओ, क्या हो रहा है? अर्जुन को तो बस इसी सवाल का इंतजार था। वो ये बात अच्छे से जानता था कि शबाना बुआ जी के सामने अगर आप किसी भी गॉसिप की एक ही लाइन रिवील करेंगे तो भी वो उस पूरी खबर पर पीएचडी करने का टैलेंट रखती थी। अब जब अर्जुन ने ऑफिशियली नील की टीम को ज्वाइन कर लिया था, तो वो नील के लिए जितना हो सके उतना सपोर्ट इकट्ठा करना चाहता था।
और मलिक सरकार को हराने के लिए जिन 2 वेपन्स की जरूरत थी उनमें से एक शबाना बुआ जी ही थी। अर्जुन ने फिर शबाना बुआ जी को पूरी कहानी शॉर्ट में बताते हुए कहा, बुआ जी, उस बेचारे का तो कोई परिवार भी नहीं है। नील की उदास जिंदगी में अभी अभी खुशियां आई हैं। सारा का प्यार पाने के लिए उसने बहुत पापड़ बेले हैं। पहले तो मुझे भी वो बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन उसका प्यार सच्चा है। वो बेचारा तो इतना अच्छा है कि पापा ने उसे बादल के साथ तबेले में रहने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी वो ये बात सारा को बताए बिना चुपचाप हर नाइंसाफी को सहन कर रहा है। उसने तो सबसे सच छुपाने के लिए ये भी कह दिया कि उसे यहाँ कंफर्टेबल नहीं लग रहा था तो वो होटल में रह रहा है। वैसे तो पूरी बात में झूठ कुछ भी नहीं था, बस अर्जुन ने इस सब में हर कोशिश करके नील को बेचारा साबित किया था। और अब अर्जुन को इस बात का पूरा यकीन था कि दुनिया इधर से उधर क्यों ना हो जाए, लेकिन बुआ जी हमेशा नील की साइड से ही रहेंगी। और वैसा ही हुआ भी। शबाना बुआ जी ने अर्जुन से कहा, ऐ मेरे खुदाया, उस अनाथ बच्चे को क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। ये भाई भी ना हर अच्छे इंसान के लिए मुश्किलें बढ़ाते ही रहते हैं। वो तो मैं बच गई क्योंकि मैं उनकी बहन हूं। पर कोई बात नहीं, अब तुम जाकर अपना काम करो, मैं उस बच्चे को खाना खिलाकर आती हूँ। अर्जुन से बात करते करते बुआ जी ने नील के लिए प्लेट में खाना सर्व किया और वहां से जल्दी जल्दी में तबेले की तरफ जाने लगी। उन्हें जाते हुए देखकर अर्जुन ने मन ही मन में कहा, चलो कुछ तो अच्छा हुआ। एक बार बुआ जी को मना डाला तो लाइफ झींगा लाला। 1 हफ्ते के बाद पिछले 7 दिनों से मुंबई में यही रूटीन चल रहा था। सुबह सुबह मलिक सरकार नील को अपने साथ कहीं लेकर जाती थे। सारा, रोहन, विनी और विराज के साथ मुंबई घूमती थी। अर्जुन और शबाना बुआ जी मलिक सरकार से छुपकर नील की जरूरतों का ख्याल रखते थे और यूजुअली बोल रहने वाली सारा पागलों की तरह नील के एक कॉल का वेट करती रहती थी। जब से सारा नील के साथ मुंबई आई थी, उसका नील के साथ कांटेक्ट ही टूट गया था। अभी भी सब लोग शबाना बुआ जी के साथ बातें करने बैठे हुए थे और बुआ जी सारा के बालों पर तेल से मसाज कर रही थी। अपनी ही सोच में डूबी सारा का ध्यान रोहन के एक सवाल ने अपनी तरफ खींच लिया। रोहन ने शबाना बुआ जी से सवाल करते हुए कहा, बुआ जी, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जब सारा ने देखा कि रोहन इतने मैनर्स के साथ कुछ पूछना चाह रहा है, तो वो समझ गई कि रोहन जरूर कोई उल्टा ही सवाल करेगा। इसलिए सारा ध्यान से रोहन की बात सुनने लगी। जब बुआ जी ने देखा कि रोहन उनसे कुछ पूछना चाहता है, तो उन्होंने हंसते हुए रोहन की तरफ देखा और उसे इजाजत देते हुए कहा, क्यों नहीं मेरे बच्चे, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो। तुम्हारी तरबियत तो इतनी अच्छी है कि हमारी विनी का नसीब ही खुल गया। पूछो, क्या पूछना चाहते हो तुम? जैसे ही सबने रोहन के लिए बुआ जी के इतने अच्छे और पॉजिटिव कमेंट सुने, तो सब सरकास्टिकली हंसने लगे। अर्जुन ने तो अपने आप में ही बड़बड़ाते हुए कहा, अगर रोहन की तरबियत और इसके नेचर को इतना अच्छा कहा जा रहा है, तो मेरा तो मंदिर बनाना चाहिए। ये बुआ जी भी ना किसी की भी तारीफ कर देती हैं। वैसे किसी ने अर्जुन के दिल की बात सुनी नहीं थी, लेकिन कोई भी समझदार इंसान वहां बैठकर हर किसी के एक्सप्रेशन को देखकर ये जरूर बता सकता था कि सबके दिमाग में वही चल रहा था जो अर्जुन सोच रहा था। रोहन ने सबके ऐसे अजीब रिएक्शन को नजरअंदाज किया और बुआ जी से अपना सवाल पूछते हुए रोहन ने कहा, बुआ जी, मैं ये समझ नहीं पाया कि मलिक फैमिली के बेटे का नाम अर्जुन कैसे हो सकता है? मतलब थोड़ा अजीब नहीं लगता? रोहन ने ये सवाल बहुत ही नेचुरली पूछा था। ये बताना ज्यादा मुश्किल नहीं था कि ये सवाल करने से पहले रोहन ने आगे पीछे का कुछ सोचा ही नहीं होगा। रोहन के इस सवाल को सुनने के बाद अर्जुन और शबाना बुआ जी के चेहरे का रंग ही उड़ गया था। सारा के एक्सप्रेशंस में ज्यादा बदलाव नहीं आए थे, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक तरह की अनईजी झलक थी। रोहन के साथ ही विनी और विराज के मन में भी ये सवाल आ चुका था, लेकिन ये मलिक फैमिली का मैटर था। इसके बारे में ऐसे डायरेक्टली सवाल पूछना थोड़ा अजीब था। विनी ने हेल्पलेस होकर रोहन की तरफ देखा और उससे आंखों ही आंखों में ये सवाल करने के लिए डांट भी दिया।
अब उस लिविंग रूम में थोड़ा सा टेंस्ड माहौल बन गया था। एक इरिटेटिंग खामोशी ने अब सबको एम्बैरेस्ड फील करवाना शुरू कर दिया था। लेकिन इससे पहले की बात ज्यादा बिगड़ने वाली थी, शबाना बुआ जी ने उस लिविंग रूम की चुप्पी को तोड़ा। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि अब इस सवाल से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वो इस बारे में बहुत ही कंफर्टेबल होकर बात कर सकती थी। रोहन के सवाल का जवाब देते हुए शबाना बुआ जी ने कहा, ए मेरे खुदाया, आज कितने सालों के बाद कोई मुझसे ये सवाल कर रहा है। वो रोहन बेटे, बात ऐसी है कि मेरी भाभी मतलब अर्जुन और सारा की अम्मी हिंदू थी। भाई और भाभी दोनों ने सबसे लड़कर शादी तो कर ली, लेकिन वो बात कभी भी उनकी खुशियों के आड़े नहीं आई। उन दोनों में बेशुमार प्यार था, लेकिन उनके बीच पहला झगड़ा तब हुआ जब अर्जुन पैदा हुआ, और झगड़े का सबब था उसका नाम। शबाना बुआ जी जब ये कहानी सबको बता रही थी, उनकी आंखों के सामने माजी की यादें किसी फिल्म की तरह चल रही थी। वहां बैठा हर कोई उनकी बातों को सुनकर उस सबको इमेजिन कर पा रहा था। अर्जुन के अलावा ये सब सुनते हुए हर किसी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई थी। लेकिन अर्जुन था जिसे ये सब महज बकवास लग रहा था। विनी ने फिर शबाना बुआ जी से सवाल करते हुए कहा, बुआ जी फिर क्या हुआ? विनी और रोहन के साथ साथ विराज को भी ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही थी। उन्होंने अब तक मलिक सरकार के स्ट्रिक्ट रवैये को ही देखा था, लेकिन उनकी रोमांटिक साइड जानने के लिए सब उतावले हो रहे थे। शबाना बुआ जी ने फिर अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हुए कहा, फिर भाई चाहते थे कि उनके बेटे का नाम करीम हो, लेकिन भाभी ने कह दिया कि उनके बेटे का नाम अर्जुन ही होगा। अब दोनों एक दूसरे के साथ पूरे 10 दिन तक नाराज रहे। उन दोनों की नाराजगी का फायदा उठाकर भाई के किसी दुश्मन ने अर्जुन को अगवा कर लिया। भाई ने पूरी मुंबई में ढूंढा, लेकिन बच्चे का कोई अता पता ही नहीं था। फिर एक 3 साल का बच्चा अपने छोटे से हाथों में मेरे भतीजे को लेकर आया। जब तक बुआ जी कहानी के इस पड़ाव तक पहुंची, उनकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थीं। अर्जुन ने उन्हें अपनी जेब से निकालकर रुमाल पकड़ा दिया और उनकी इस ड्रामेबाजी को देखकर वो हेल्पलेस होते हुए आकर सारा के पास बैठ गया। अपनी आंखें पोंछने के बाद शबाना बुआ जी ने अपनी कहानी को आगे बढ़ाया। उन्होंने सबकी तरफ देखकर कहा, जब भाई ने उस 3 साल के बच्चे से उसका नाम पूछा तो कमाल ही हो गया। उसने अपना नाम करीम बताया। उस बेचारे के माँ बाप गांव में आई बाढ़ में गुजर गए थे, तो तब से भाई ने उसे अपना बेटा मान लिया और इस बच्चे का नाम अर्जुन हो गया। एक ही दिन में मलिक खानदान में 2 बच्चों के नाम जुड़ गए। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद विनी और विराज बहुत इमोशनल हो गए थे, तो रोहन को ये कहानी बहुत ही मजेदार लगी। जब सारा और अर्जुन ने सबके इतने एक्स्ट्रावेगेंट रिएक्शंस को देखा तो उनका मुंह बन गया। अर्जुन ने फुसफुसाते हुए सारा के कानों में कहा, इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। खुशनसीबी कैसी, वो तो मेरी बर्बादी के दिन थे। मैं बता रहा हूँ सारा, तुम लकी थी कि तुम्हें हमारी अम्मी के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताना पड़ा। अगर मुझे पता होता कि आगे जाकर वो हमें छोड़कर जाने वाली हैं, तो मैं कभी अम्मी शब्द बोलने के लिए एफर्ट्स भी नहीं करता। अर्जुन के पास उसकी अम्मी के साथ बनाई हुई ढेर सारी यादें थीं, लेकिन सारा को तो उनकी शक्ल भी याद नहीं थी। इस मामले में सारा जितनी फॉरगिविंग थी, अर्जुन अपनी अम्मी से उतनी ही नफरत करता था। सारा को कभी भी ये समझ में नहीं आता था कि जब भी ये बात छिड़ी जाए तो उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो उसने बस अपने अर्जुन भाई के कंधे की ओर हाथ रखा और उसे इस बारे में ज्यादा ना सोचने का इशारा किया। इस कहानी के बहाने से ही सही, सारा कुछ देर के लिए नील को भूल चुकी थी, लेकिन नील था कि अब उसे बस सारा की ही यादें आ रही थी। मुंबई शहर के किसी पुराने बंदरगाह पर विजन ब्रांड का ओनर, बिजनेस इंडस्ट्री के जाने माने नाम मिस्टर अजीत सब्बरवाल का इकलौता वारिस नील सब्बरवाल पिछले 1 हफ्ते से एक के बाद एक बोट की सफाई कर रहा था। अब तो पानी और डिटर्जेंट को कंटिन्यूअसली छूने की वजह से नील के हाथों और पैरों में छाले आ गए थे।
गुच्ची और अरमानी जैसी महंगी ब्रांड्स के सूट्स पहनकर नील सबरवाल जैसा यूरोपियन फैशन इंडस्ट्री का टाइकून अब ये काम कर रहा था। मलिक सरकार ने नील से कहा था, बरखुरदार, आप तो कारोबार करते हैं, इसमें आपको महीने की आमदनी थोड़ी ना मिलेगी। ऊपर वाला ना करे अगर कल जाकर आपका कारोबार चौपट हो गया तो क्या हमारी बेटी भूखी मरेगी? अगर ऐसा हुआ तो हमारे दिल में बहुत दर्द होगा। अब जिस तरह की नौकरी हमारी सारा करती है, उनका एक महीने का खर्च 55 से 75 हजार तो है। इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन कम नहीं। तो देखिए, ये नौकरी करके आप हमें भरोसा दिलाइए कि कभी भी सारा की जरूरतें आधी ना रहें। अब जिस तरह का इलैबोरेटिव एक्सप्लेनेशन नील के वुड बी फादर इन लॉ मलिक सरकार ने उसे दिया था, उसके बाद नील के पास उन्हें मना करने की कोई भी पॉसिबल वजह नहीं थी। इस बारे में सोचते हुए नील ने अपने आप से ही कहा, बेबी, मैं भी जल्द से जल्द पापा बनना चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी तुम्हारे जैसी खूबसूरत बेटी हो, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं हमारी बेटी के बॉयफ्रेंड को इतना तंग नहीं करूंगा। खुद के ही ख्यालों में मशगूल नील पोंछे से जोर लगाकर बोट को चमकाने की मुश्किल कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ तो मिसिंग था। रोज जब नील अपना काम कर रहा होता था, तब करीम अपने साथियों के साथ आकर उसकी सफाई के काम को कई गुना बढ़ा कर जाता था। आज भी उसकी ही कमी थी। करीम की भाषा में कहें तो वो अपने पंटर लोगों के साथ आया और जहां जहां नील ने साफ किया था, वहां वहां अपने गंदे जूतों के साथ घूमने लगा। लेकिन जैसे कि रोज होता आ रहा था, नील ने उन सब की इस हरकत के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपना काम करने लगा। और तभी अचानक कुछ हुआ, जो वैसे तो मुंबई में आम सी बात थी, लेकिन नील के लिए एक नई मुसीबत थी। अचानक से मुंबई की स्पेशल बेवक्त की बारिश ने नील की बदकिस्मती पर आकर दस्तक दी थी। करीम ने बारिश से इरिटेट होते हुए अपने सभी साथियों से कहा, चलो बे, अभी तो नहाया था, अब अपन को फिर से कपड़ा सुखाना पड़ेगा। करीम के कहने पर सभी उसके साथ बोट से नीचे उतरकर पास वाली चाय की टपरी पर चले गए। करीम ने देखा कि नील अभी भी बोट पर ही था। वैसे तो करीम को नील से कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन उसकी सरकार ने उसे हमेशा से ही इंसानियत से पेश आना सिखाया था। इसलिए करीम ने सोचा कि कुछ देर के लिए इस नए जीजा को अपने साथ चाय पीने के लिए बुला लिया जाए। मगर जैसे ही करीम नील को आवाज लगाने वाला था, किसी ने उसे रोक लिया। उन्हें अपनी हालत पर छोड़ दीजिए। जिसके साथ जो होता है वो उसका हकदार होता है। ऊपर वाला कभी भी किसी के साथ ज्यादती नहीं करता। अब जब मलिक सरकार ने खुद करीम को मना किया था, तो वो उनकी बात काट कर कुछ नहीं कर सकता था। करीम के मन में बहुत से सवाल थे, लेकिन वो खुद मलिक सरकार से कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं रखता था, या फिर यूं कहें कि उसके लिए वही रूल बन जाता था जो एक बार मलिक सरकार कह देते थे। इसलिए करीम ने नील के उस पैथेटिक हालत को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी चाय लेने लगा। शाम को जब नील वापस उसके नए घर में पहुंचा, तो उसके पास कपड़े चेंज करने की भी एनर्जी नहीं बची थी, तो इसलिए वो वैसे ही गीले कपड़ों में सो गया। कुछ देर के बाद जब नील की आंखें खुली, तो सारा उसकी बाहों में सिर रखकर सोई हुई थी। नील ने सारा के चेहरे को छूते हुए कहा, कितना प्यारा सपना है ये बेबी। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। कुछ देर पहले अपना डिनर खत्म करने के बाद सारा बहुत उम्मीद से उसके घर के दरवाजे की तरफ देख रही थी। पिछले एक हफ्ते से सारा एटलीस्ट थोड़ी ही देर के लिए क्यों ना हो, नील को देख लेती थी। भले ही सारा और नील ज्यादा देर के लिए बातें नहीं कर पाते थे, मगर नील को देखकर सारा इस बारे में सोचकर ही एश्योर हो जाती थी कि नील उसके लिए यहाँ आया है। लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। नील ना ब्रेकफास्ट के लिए घर आया था और ना ही दोपहर के खाने के लिए। जब सारा ने देखा कि घड़ी में इस वक्त रात के 10 बज रहे थे, तो उसने तो इस उम्मीद को भी छोड़ दिया कि नील डिनर के लिए आएगा। नील के बारे में सोचते हुए सारा बहुत परेशान हो रही थी। उसने अपने आप से ही बात करते हुए कहा, पता नहीं नील को क्या हो गया है। मैंने तो आज ही रोहन से पूछा था, लेकिन उसे भी नील का कोई अता पता नहीं था।
जितना मैं जानती हूँ विजन ब्रांड का काम भी बिना किसी मुश्किल के चल रहा है, तो फिर मुंबई आने के बाद नील इतना बिजी कहाँ रहने लगा है? कहीं कहीं पापा ने तो उसे मुझसे दूर रहने के लिए नहीं कहा होगा ना? खुद से ही इस बारे में डिस्कस करते हुए सारा अचानक रुक गई। जब उसके दिमाग में मलिक सरकार के कुछ करने की पॉसिबिलिटी ने दस्तक दी तो सारा उससे आगे कुछ सोच ही नहीं पाई। इस ख्याल ने सारा को परेशान करना शुरू कर दिया था। सारा कुछ याद करने की कोशिश करने लगी। नील और बाकी सबके साथ सारा जब से मुंबई आई थी तब से हुई हर एक बात को सारा अपने दिमाग में प्रोसेस करने की कोशिश करने लगी, मगर इतनी लंबी थॉट प्रोसेस के बाद भी सारा के हाथ कुछ नहीं आया। सारा ने जितना भी सोचा उसे उसमें ऐसा एक भी इंसिडेंट नहीं मिला जहां सारा के पापा मलिक सरकार ने नील को ऑफेंड किया हो। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले सारा ने मन ही मन में कहा, नहीं, जब से हम सब मुंबई आए हैं पापा ने तो मेरे और भाई के साथ हमेशा की तरह कोई झगड़ा भी नहीं किया और ना ही हमें किसी बात के लिए फोर्स किया है। उल्टा इस बार तो मलिक सरकार पापा बनने के लिए बहुत एफर्ट्स भी कर रहे हैं। तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? ओह गॉड, मेरे पोकर फेस को क्या हुआ है? अब स्माइल करना तो दूर की बात है, साहब का चेहरा देखना भी नसीब में नहीं हो रहा। प्लीज भगवान जी कोई रास्ता दिखा दो। इतना सब सोचने के बाद अब सारा नील का वेट नहीं करना चाहती थी। उसने सोचा कि अब उसे नील को कॉल करके उससे डायरेक्टली पूछ ही लेना चाहिए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और वो मुंबई आने के बाद सारा को अवॉइड क्यों कर रहा है। नील से बात करने का मन पक्का करने के बाद सारा अपने कमरे की तरफ जाने लगी। जैसे ही सारा ने अपने रूम की तरफ जाने के लिए किचन को क्रॉस किया वो रुक गई। उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। उस आवाज को सुनकर कोई भी इस बात का अंदाजा लगा सकता था कि किचन के अंदर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा था। वैसे तो सारा दूसरे के मामलों में टांग अड़ाने वालों में से नहीं थी, लेकिन आज उसे अपने आप को इस सब में इन्वॉल्व करने का मन हो रहा था। इस बारे में सोचते हुए सारा ने मन ही मन में कहा, पता नहीं अंदर कौन है, लेकिन आज मुझे किसी थ्रिलर मूवी वाले स्पाई जैसी हरकतें करने की इच्छा हो रही है। चलो सुनते हैं कि रात का खाना होने के बाद भी किचन में कौन सी खिचड़ी पक रही है। ये सोचते हुए सारा के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान छा गई थी। कोई भी सारा की आंखों में झलक रही उस मस्ती को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि सारा के इस नए अवतार को देखने के लिए वहां कोई भी मौजूद नहीं था। सारा दबे कदमों से किचन के दरवाजे से कान चिपका कर खड़ी हो गई और प्रॉपर पोजीशन में आने के बाद सारा ने सुना, ऐ मेरे खुदाया, अब हमें क्या करना चाहिए? वो बच्चा अब तक वापस नहीं आया है। अर्जुन, एक काम करो, तुम जाकर उस बच्चे को ढूंढ कर लाओ। मिशन के शुरू होते ही सारा को एक जरूरी जानकारी मिल गई थी। उसे ये पता चल गया था कि जो जरूरी डिस्कशन अंदर हो रहा था उसमें कौन सी दो पार्टीज इन्वॉल्व थीं। अपनी इस नई डिस्कवरी के बारे में सोचते हुए सारा ने मन ही मन में कहा, अच्छा, तो किचन के अंदर शबाना बुआ जी के साथ अर्जुन भाई खड़े हैं। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा मिशन इतनी जल्दी आधा कंप्लीट भी हो जाएगा। वाओ, ये तो बहुत ही एक्साइटिंग लग रहा है। लेकिन बुआ जी किस बच्चे के बारे में बात कर रही हैं? जितने अपनेपन से शबाना बुआ जी उस बच्चे के बारे में बात कर रही थी, अब सारा ये जानने के लिए क्यूरियस हो रही थी कि वो कौन था। शबाना बुआ जी की बात पर हामी भरते हुए अर्जुन ने कहा, हाँ बुआ जी, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि वो कहाँ है। ये बात कहते हुए अर्जुन के चेहरे पर भी फिक्र साफ झलक रही थी, लेकिन अचानक से अर्जुन के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। उसने गुस्से में अपने पापा मलिक सरकार को कसूरवार ठहराते हुए बुआ जी से कहा, बुआ जी, ये सब पापा की वजह से हो रहा है। उन्हें अपने गुरूर और जिद के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। नील का तो इस दुनिया में सारा और हम सब के अलावा कोई और है भी नहीं, लेकिन पापा हैं कि उस बेचारे को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। मैं अच्छे से जानता हूँ कि पापा ये सब क्यों कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि नील उनके ऐसे बिहेवियर से तंग आकर वापस गोवा चला जाए। अर्जुन के ये शब्द सुनकर सारा दंग रह गई। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ देर पहले ही सारा को इस बात का डाउट था कि नील के इस बदले बदले बर्ताव से मलिक सरकार का कोई ना कोई लेना देना होगा, लेकिन
लेकिन सारा ने अपने आप को ही बेवकूफ बनाकर अपने पापा पर भरोसा करने के लिए खुद को कन्विंस किया था। लेकिन इस बात के बारे में पता चलने के बाद सारा को एक ही वक्त पर नील की बेवकूफी पर गुस्सा भी आ रहा था और उसके इतने सैक्रिफाइसिंग प्यार को पाने पर खुशकिस्मत होने का एहसास भी हो रहा था। सारा को तो इस बात की हैरानी थी कि शबाना बुआ जी और अर्जुन भाई को इस सब के बारे में पता था, लेकिन सारा इस सब से पिछले एक हफ्ते से अनजान थी। शबाना बुआ जी ने अर्जुन की बात पर सहमति जताई। अपने भाई मलिक सरकार को कोसते हुए शबाना बुआ जी ने कहा, और नहीं तो क्या, भाई ने तो इस बार हद ही पार कर दी। उन्होंने उस बच्चे को बादल के साथ तबेले में तक रहने के लिए कह दिया। और आज मैंने करीम से सुना कि वो बेचारा बच्चा बंदरगाह पर जाकर बोटें साफ करने का काम कर रहा है। सारा के लिए उसके इतने सच्चे प्यार को देखकर भी भाई की आंखें नहीं खुली। तबेले में रहने की बात से तो अब सारा की आंखें नम हो गई थी। नील के बारे में सोचते हुए सारा ने दिल ही दिल में कहा, पोकर फेस, तुम ना बस स्मार्ट होने का प्रिटेंड करते हो। असल में तो तुमसे बड़ा बुद्धू कोई है ही नहीं। किसने तुमसे पापा को प्रूफ करने के लिए इतनी मेहनत करने को कहा था? एनीवेज, अब जब तुम्हारी बॉस कम गर्लफ्रेंड को इस बारे में पता चल गया है तो वो तुम्हें और परेशान नहीं होने देगी। अब सारा उसके अर्जुन भाई और शबाना बुआ जी की बातें सुनने में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कब वो जाकर नील से मिलकर उसे डांट लगाए। पैरों में कोई भी जूते पहने बगैर ही सारा घर से बाहर चली गई। मुंबई की बेवक्त की बारिश ने अभी तक रुकने का नाम नहीं लिया था, लेकिन उस बरसात में भी अब सारा को रोकने की ताकत नहीं थी। सारा दौड़ते हुए घोड़ों के तबेले की तरफ चली गई। जैसे जैसे एक एक कदम के साथ सारा उस तबेले के करीब जा रही थी, उसकी धड़कनें तेज होती जा रही थी। जब से सारा और नील की मुलाकात हुई थी, आज पहली बार सारा उससे मिलने के लिए इतनी बेताब हो रही थी। जैसे ही सारा तबेले के दरवाजे के पास पहुंची, वो रुक गई। उसने अंदर जाने से पहले अपने बालों को ठीक किया, अपने आधे भीगे कपड़ों को डिसेंट दिखाने की नाकाम कोशिश की और अपने चेहरे पर आए पानी को पोंछने के बाद सारा ने तबेले के दरवाजे को खोला। लेकिन अंदर जाने के बाद सारा की सारी एक्साइटमेंट धरी की धरी रह गई। सारा ने देखा कि उस तबेले में घोड़े थे, उनका चारा था, लेकिन सारा का पोकर फेस बॉयफ्रेंड कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। सारा ने यहां वहां देखा, लेकिन नील कहीं भी नहीं था। सारा ने नील के बारे में परेशान होते हुए दिल ही दिल में कहा, अरे यार, अब इस संस्कारी संत को कहां ढूंढूं? इतना महान बॉयफ्रेंड बनने के लिए किसने कहा था इसे? नील, तुम एक बार मुझे मिल जाओ, मैं तुम्हें फिर बताती हूँ, बेवकूफ कहीं का। वैसे तो सारा का पूरा गुस्सा उसके पापा पर था, लेकिन एज यूजुअल सीईओ सारा मलिक को फ्रस्ट्रेशन नील पर निकालने का ये मौका भी कहां छोड़ना था। लेकिन इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि ये सब नील के लिए फिक्रमंद होने की वजह से ही हो रहा था। अचानक सारा को अर्जुन भाई और शबाना बुआ जी की कही बात याद आई। वो कह रहे थे कि मलिक सरकार के कहने पर नील बंदरगाह पर काम कर रहा था। सारा ने सोचा कि अब उसे वहां जाकर नील की खोज करनी चाहिए। मगर जब सारा बंदरगाह की तरफ जाने के लिए निकल रही थी, उसने कुछ सुना। सारा ने सुना कि कोई बहुत धीमी आवाज में खर्राटे ले रहा था। पहले तो सारा ऐसी आवाज सुनकर डर गई, लेकिन फिर सारा ने इधर उधर देखा और लकड़ी के किसी भारी टुकड़े को पकड़ लिया और पूरी हिम्मत के साथ धीरे धीरे उस आवाज की तरफ जाने लगी। उन खर्राटों की आवाज तबेले के पिछले हिस्से से आ रही थी। जैसे जैसे सारा उस आवाज की तरफ बढ़ रही थी, उसे घबराहट हो रही थी। लेकिन फिर सारा ने देखा कि कोई ब्रांडेड टक्सीडो सूट पहनकर जमीन पर सो रहा था। फाइनली अब जाकर सारा को चैन की सांस आई थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी को नीचे रख दिया और नील को गले लगाकर उसके पास सो गई। कुछ देर बाद जब नील की आंख खुली तो सारा उसकी बाहों में थी। नील के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। नील ने सारा को कस के पकड़ते हुए कहा, कितना प्यारा सपना है यार। नील को देखकर ऐसा लग रहा था मानो इस सपने को देखने के लिए वो एक हफ्ता क्या, जिंदगी भर बारिश में भीगते हुए काम कर सकता था। नील की कही बात सुनकर सारा जगी तो नहीं, लेकिन उसे जवाब देते हुए मन ही मन में बोली, मिस्टर नील सब्बरवाल, डोंट वरी, अब तो मैं पापा की परमिशन इस तरह से लूंगी
कि उस बारे में उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और रही बात तुम्हारे सपने की, तो तुम्हें इतनी अच्छाई दिखाने के लिए कल सुबह तारे भी दिखाऊंगी।